नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। खबरदार में आज हम आपको अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के विश्लेषण का पार्ट 2 दिखाएंगे। कल हमने आपको बताया था कि अगस्टा डील में इटली की मिलान कोर्ट ने अपने फैसले में क्या क्या कहा था, कैसे इस फैसले में सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं का जिक्र होने से कांग्रेस अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक मुसीबत में आ गई। फिलहाल ऐसा लगता है कि अगस्टा केस की मुसीबत से बचने के लिए कांग्रेस को किसी राजनीतिक पैराशूट की जरूरत है, क्योंकि सरकार और बीजेपी ने अगस्टा की आग में कांग्रेस पर राजनीतिक हमलों का पेट्रोल डालना तेज कर दिया है। आज सरकार ने अगस्टा केस में रिश्वतखोरी के सबसे बड़े राजदार क्रिश्चियन मिशेल को ब्रिटेन से भारत लाने के लिए ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी भी लिख दी है। क्रिश्चियन मिशेल वो बिचौलिया है जिसे डील करवाने के एवज में अगस्टा वेस्टलैंड ने 300 करोड़ रुपए दिए थे। अगस्ता डील में रिश्वतखोरी पर राजनीतिक युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। इटली की कोर्ट के फैसले में कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं का जिक्र होने और डील के लिए भारत में नेताओं, नौकरशाहों और एयरफोर्स के अफसरों को 226 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात अब इटली की कोर्ट से सामने आने के बाद कांग्रेस की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। सरकार और बीजेपी ने सोनिया गांधी पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। अगस्ता केस में बीजेपी सीधे सोनिया गांधी को टारगेट कर रही है। कांग्रेस बैकफुट पर है और उसके सभी नेता अगस्ता केस में सोनिया गांधी के सुरक्षा कवच के तौर पर इस केस में सफाई देने में जुटे हैं। पिछले 24 घंटे में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल कैमरे के सामने कुछ ज्यादा सक्रिय हो चुके हैं। सपोज आप कहो कि किसी का फादर या ग्रैंडफादर, उसका बाप कहीं किसी के रिलेशन में थे, उसका मतलब ये नहीं कि उनके साथ भी रिलेशन या रिश्ते हो गए। एड हास्की ने खुद क्रिश्चियन ने खुद कहा है कि गांधी फैमिली के किसी मेंबर को मैं कभी नहीं मिला। अगस्ता केस में कांग्रेस को अपना राजनीतिक बचाव करना है, क्योंकि इस केस में सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम लिया जा रहा है। बीजेपी और सरकार इस मौके को ऐसे नहीं छोड़ सकती। 4 मई को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर इस केस में संसद में अपना बयान भी रखेंगे। अगस्ता का राजनीतिक युद्ध लंबा खींचने वाला है। 10 सवाल पूछे सर कांग्रेस ने, उनके जवाब चाहती है। पार्लियामेंट में रुको, सारे जवाब पार्लियामेंट में। 10वें सवाल की इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच सरकार ने क्रिश्चियन मिशेल नाम के उस ब्रिटिश बिचौलिए के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को चिट्ठी लिखी है। जिस क्रिश्चियन मिशेल ने 2008 में अपनी एक चिट्ठी में सोनिया गांधी को अगस्ता डील का ड्राइविंग फोर्स बताया था और कहा था कि मनमोहन सिंह, अहमद पटेल जैसे लोगों के जरिए ही डील को पाया जा सकता है। क्रिश्चियन मिशेल के नोट में ही रिश्वत की पेमेंट का भी जिक्र है। रक्षा मंत्रालय ने अगस्ता केस की जांच को आगे बढ़ाया है। आज सीबीआई के चीफ अनिल सिन्हा ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को इस केस की जांच पर पूरी जानकारी दी है। सरकार ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस के ऊपर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर करारा हमला करना है। रक्षा मंत्री ने इसके लिए बीजेपी के प्रवक्ताओं को भी ट्रेनिंग दी है। आज तक ब्यूरो। कल हमने आपको बताया था कि अगस्टा वेस्टलैंड केस में इटली की कोर्ट के फैसले के पेज नंबर 3 पर एक हाथ से लिखा हुआ नोट है, उसका जिक्र है। इसमें बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल ने FAM के नाम पर 113 करोड़ रुपए, ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर 64 करोड़ रुपए, AF के नाम पर 45 करोड़ रुपए और नेताओं के खाते में AP के नाम से 23 करोड़ रुपए लिखे। आज सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि भले ही उनके जो इनिशियल्स हैं वो AP से मिलते हैं, लेकिन नोट में जिस AP का नाम लिया जा रहा है वो AP अहमद पटेल नहीं है। From where have you got this AP? Then they say, then तब ये लोग ये कह रहे हैं कि तो इंटरनेट से हम लोग ने दे पाया कि AP मींस अहमद पटेल। AP और तो कोई नेता नहीं है जिसके इनिशियल्स AP है सर। बट हाउ कैन इन पॉलिटिकल AP मींस इट मस्ट already paid advance payment in political, how can you say an individual? So far I am concerned, I can tell you forcefully that I am not there and this AP is not Ahmed Patel. कभी भी इस तरह के डील कांग्रेस पार्टी ने इन UPA में कभी भी हमने इस तरह का डील जो है चर्चा की है पार्टी लेवल पर, और जो सच है, सत्य हकीकत बाहर आनी ही चाहिए। दैट इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। और अगर उसमें कोई किसी व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा कोई भी हो, वो अगर दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
सच सामने आना ही चाहिए और जब सामने आ जाए तब उसे राजनीतिक षड्यंत्र करार न दिया जाए। बहरहाल अगस्टा केस में इटली से रिश्वत दी गई, लेकिन भारत में ये रिश्वत लेने वाले कौन हैं, इसको लेकर पिछले कई दिनों से हंगामा मचा हुआ है। यहां पर एक सवाल यह भी है कि किस तरह से सिस्टम की घूसखोरी ने एक बेहतर हेलीकॉप्टर भारत से छीन लिया। आज हम आपको ऑगस्टा वेस्टलैंड के उन वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स के बारे में भी बताएंगे जिनको खरीदने की डील भारत से करने के लिए उस समय भारत में बैठे प्रभावशाली लोगों को रिश्वत दी गई। अगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर AW101 ये वही हेलीकॉप्टर है जिसकी डील में भारत में नेताओं, नौकरशाहों और एयरफोर्स के अफसरों ने रिश्वत की उड़ान भरी और जब इसके खुलासे होने लगे तो इस हेलीकॉप्टर की डील क्रैश हो गई। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर घूसखोरी न होती तो क्या अगस्टा वेस्टलैंड भारत के लिए सबसे बेहतर हेलीकॉप्टर था? ऑगस्टा में कोई बुराई नहीं है और ऑगस्टा पर लांछन सिर्फ इस बात का है कि एक इटालियन कोर्ट ने कहा है कि इन जहाज़ों की लेन देन की डील में पैसों का आदान प्रदान हुआ था, लेकिन उसका प्रूफ पिछले 3 साल से नहीं आया है। वर्ष 2010 में अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी ने एयरफोर्स को 12 AW101 हेलीकॉप्टर सप्लाई करने की डील पर साइन किए थे। डील की रेस में अगस्टा वेस्टलैंड की मूल कंपनी सिकोरस्काई के S-92 हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ा था। AW101 हेलीकॉप्टर इसलिए लाए गए थे क्योंकि पुराने रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर अपनी टेक्निकल एज पूरी कर चुके थे। इसके अलावा वीआईपी लोगों के आने जाने में लगे रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर में रात में उड़ान भरने की क्षमताएं नहीं थी। अगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर AW101 के जिस वेरिएंट को भारत ने खरीदने की डील की थी, वो वेरिएंट खास तौर पर देश के वीवीआईपी लोगों के लिए तैयार किया गया था। यह ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे हम शाही हेलीकॉप्टर भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल दुनिया के कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष और दूसरे वीवीआईपी लोग करते हैं। यह हेलीकॉप्टर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सेफ्टी डिजाइन, अंदर सबसे ज्यादा जगह और सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट क्षमता के लिए जाने जाते हैं। भारत की अगस्टा वेस्टलैंड के साथ जो डील हुई थी उसके 12 AW101 हेलीकॉप्टर में 8 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और दूसरे वीवीआईपीज के लिए आने जाने में किया जाना था। बाकी बचे 4 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स को एयरफोर्स की दूसरी ड्यूटी में लगाया जाना था। देखिए, ये हवाई जहाज, ये हेलीकॉप्टर्स वीवीआईपी मूवमेंट के लिए लाए गए थे और ज़रूरत ये थी कि 15 या 20 लोग इन लोगों को ले जाया जा सके भारत के हर कोने में जहां पर भारत की फौजें हैं और उन ऊंचाइयों पर जा सके। भारत में पहले वीवीआईपी लोगों के आने ले जाने के लिए रूसी Mi-8 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल होता था, जिसकी जगह पर अब उसी के एक बेहतर वर्जन Mi-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर्स धीरे धीरे लाए जा रहे हैं। लेकिन अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की क्षमताओं के सामने फिलहाल दूसरे हेलीकॉप्टर थोड़ा कमजोर पड़ जाते हैं। आज तक ब्यूरो। अगर सिस्टम भ्रष्ट है तो अच्छे प्रोडक्ट के लिए भी लॉबिंग की जाती है, अच्छे प्रोडक्ट को भी बेचने के लिए रिश्वत दी जाती है, क्योंकि भ्रष्ट सिस्टम की गाड़ी रिश्वत के पेट्रोल के बिना आगे नहीं बढ़ती। अगस्टा हेलीकॉप्टर के मामले में भी ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं था कि हेलीकॉप्टर बुरा था, हेलीकॉप्टर की डील के लिए देश के भ्रष्ट लोगों ने जो रिश्वत ली वो बुरी थी और इन भ्रष्ट लोगों ने अपनी जेब के लिए देश का नुकसान किया। हम आपको अगस्टा हेलीकॉप्टर के बारे में विस्तार से बताते हैं। अगस्टा वेस्टलैंड का हेलीकॉप्टर AW101 VVIP एक स्पेशलाइज्ड लग्जरी वेरिएंट है। इस हेलीकॉप्टर को अगस्टा वेस्टलैंड ने खास तौर पर VVIP राष्ट्राध्यक्ष के लिए डेवलप किया था। अगस्टा वेस्टलैंड के AW101 हेलीकॉप्टर में 15% हेलीकॉप्टर इसी VVIP लग्जरी वेरिएंट के बिकते हैं। AW101 VVIP हेलीकॉप्टर इस वक्त सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने भी राष्ट्रपति के लिए प्रेसिडेंशियल मरीन 1 हेलीकॉप्टर्स के रिप्लेसमेंट में AW101 हेलीकॉप्टर खरीदने का मन बनाया था। अब हम आपको अगस्टा वेस्टलैंड के AW101 हेलीकॉप्टर की खासियत के बारे में बताते हैं।
AW101 हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे महंगा हेलीकॉप्टर माना जाता है। AW101 के एक हेलीकॉप्टर की कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। AW101 हेलीकॉप्टर अपनी क्लास के दूसरे हेलीकॉप्टर के मुकाबले 146% महंगा है। AW101 हेलीकॉप्टर में 4 क्रू मेंबर के अलावा 38 यात्री बैठ सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर करीब 3000 किलोग्राम का अंदरूनी वजन और 5500 किलोग्राम का बाहरी पेलोड ले जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर 5 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है और इसकी स्पीड 309 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही नहीं, यह हेलीकॉप्टर 15,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इन हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ब्रिटेन की नौसेना, सऊदी अरब की वायुसेना, नॉर्वे की वायुसेना कर रही है। इसके अलावा जापान, इटली, इंडोनेशिया, कनाडा, अल्जीरिया में भी इनका इस्तेमाल हो रहा है। अगस्टा के इन हेलीकॉप्टर के कई वेरिएंट इराक और अफगानिस्तान युद्ध में भी लगाए जा चुके हैं। दुनिया भर में रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की डील के लिए बड़े स्तर पर लॉबिंग होती है। डील के फेवर में बिचौलियों को कमीशन और नेताओं, नौकरशाहों को रिश्वत मिलना नई बात नहीं है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर वर्ष 2015 में 17 देशों पर स्टडी की थी। इसमें भारत को डिफेंस करप्शन में वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया, यानी बहुत ज्यादा रिस्क। इस स्टडी में भारत, चीन, पाकिस्तान सहित 6 देशों को डी कैटेगरी में रखा गया है। इसका मतलब है कि यहां पर डिफेंस डील में भ्रष्टाचार होने की आशंका बहुत ज्यादा होती है। 17 देशों की इस लिस्ट में बांग्लादेश 7वें नंबर पर है, भारत 8वें नंबर पर है, 12वें नंबर पर चीन, 13वें नंबर पर पाकिस्तान, 14वें नंबर पर श्रीलंका है। रक्षा सौदों में सबसे साफ सुथरे देशों में नंबर 1 पर न्यूजीलैंड, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर पर ताइवान, चौथे नंबर पर जापान, फिर सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा सीक्रेट रकम चीन खर्च करता है, जो दुनिया में खर्च होने वाली कुल सीक्रेट रकम का 30%। अगस्टा डील में जब रिश्वतखोरी के खुलासे हुए थे और कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार किया गया था, तो राजनीतिक दबाव में भारत ने इस डील को रद्द कर दिया था। हालांकि तब तक भारत ने कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 45% यानी करीब 1620 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया था और अगस्टा के 3 हेलीकॉप्टर भी भारत आ गए थे। चलिए हम अगली खबर से आपको खबरदार करते हैं। अब आपको जानकर गर्व होगा कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास पूरी तरह से अपना नेविगेशन सिस्टम है। यह वो सपना है जो 17 साल पहले वाजपेयी सरकार ने देखा था, जो अब मोदी सरकार में साकार हो गया। इसलिए अब हम मेक इन इंडिया नेविगेशन सिस्टम का वैज्ञानिक और सामाजिक विश्लेषण करेंगे। अब तक नेविगेशन तकनीक के लिए भारत अमेरिका के जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर निर्भर था, लेकिन अब भारत को उधार के जीपीएस से आजादी मिल गई है, क्योंकि भारत ने अपना खुद का देसी जीपीएस सिस्टम लॉन्च कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने आज अपने 7वें नेविगेशन सैटेलाइट इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी IRNSS-1G को श्रीहरिकोटा से लॉन्च कर दिया। जबकि 6 नेविगेशन सैटेलाइट्स पहले से ही पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं। इस तरह से अब भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। देसी जीपीएस से न सिर्फ भारत के दूर दराज के इलाकों की सटीक लोकेशन पता चलेगी, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में भी भारत ज्यादा सक्षम हो जाएगा। यानी अब भारत अपना रास्ता खुद ही तय करेगा। कहां जाना है, कैसे पहुंचना है, यह तय करने के लिए हमें किसी विदेशी जीपीआर पर नहीं लेना पड़ेगा। इस बड़ी उपलब्धि को आसान शब्दों में समझाने वाली यह खास रिपोर्ट देखिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 + 1। PSLV बिल्कुल आकाश जो हमारे अथक प्रयासों की परिणत एक ऐतिहासिक घटनाक्रम हमारी आंखों के सामने साकार होता होगा। अब भारत को उधार के जीपीएस सिस्टम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत को मिल गया है मेड इन इंडिया जीपीएस सिस्टम। श्रीहरिकोटा से इसरो ने अपने 7वें नेविगेशन सैटेलाइट
IRNSS-1G को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके अंतरिक्ष की दुनिया में नया भारतीय अध्याय जोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक मौके को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए टीवी पर लाइव देखा। देसी जीपीएस की उपलब्धि से गदगद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह किया। आज भारत दुनिया के उन 5 देशों में गर्व के साथ खड़ा हो गया कि जिसमें उसकी अपनी जीपीएस सिस्टम, उसकी अपनी नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम निर्माण हो गई। हमारे रास्ते हम तय करेंगे, कैसे जाना, कहां जाना, कैसे पहुंचना, यह हमारी अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। IRNSS-1G सैटेलाइट के सफल लॉन्चिंग के साथ ही अब भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। वर्ष 1999 में इसरो ने देसी जीपीएस सिस्टम को विकसित करने के लिए 7 नेविगेशन सैटेलाइट अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना बनाई। इसरो ने पहला नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1A जुलाई 2013 में लॉन्च किया। दूसरा नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1B अप्रैल 2014 में, तीसरा IRNSS-1C अक्टूबर 2014 में, चौथा IRNSS-1D मार्च 2015 में, पांचवा नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS-1E जनवरी 2016 में, छठा नेविगेशन सैटेलाइट मार्च 2016 में लॉन्च किया गया था और अब 7वें नेविगेशन की लॉन्चिंग के साथ ही पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में भारत की 7 आंखें एक साथ पूरे भारत पर नजर रख रही हैं। With the IRNSS-1G launch and reaching orbit and getting operationalized in a couple of weeks from now, the major portion of the components, the systems came from industry, giving an impetus to ISRO so that we can, with the industry and ISRO cooperation, we can do a lot more. इस कामयाबी के साथ ही अंतरिक्ष में भारतीय नेविगेशन सैटेलाइट का जाल तैयार हो गया है और भारत को अपना पूरी तरह मेड इन इंडिया नेविगेशन सिस्टम भी मिल गया है। 7 नेविगेशन सैटेलाइट्स 24 घंटे भारत से डेटा इकट्ठा करेंगे। सैटेलाइट्स के जरिए ये डेटा भोपाल स्थित कंट्रोल रूम में रिसीव होगा और यहां से फिर ये डाटा यूजर्स को ट्रांसफर होगा। देसी जीपीएस से न सिर्फ दूर दराज के इलाकों की सही लोकेशन पता चलेगी बल्कि आपका सफर भी आसान हो जाएगा। देसी जीपीएस देश भर में 1500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में सक्रिय होगा। इससे 15 से 20 मीटर तक सटीक जानकारी मिलेगी। नेविगेशन सैटेलाइट्स 24 घंटे लगातार डेटा भेजते रहेंगे जिन्हें किसी स्मार्टफोन से भी पढ़ा जा सकता है। देसी जीपीएस के जरिए समुद्री जहाजों की दिशाओं और लोकेशन की सटीक जानकारी मिलेगी। वायुयानों को भी दिशा भटकने की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं की संभावना का पता लगाने में भी देसी जीपीएस काफी मददगार साबित होगा। देसी नेविगेशन सिस्टम को विकसित करके इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है और अब भारत भी उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल है जिसके पास अपने खुद के नेविगेशन सिस्टम है। आज तक ब्यूरो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बेहद गर्व का पल है, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि भारत को अपना खुद का जीपीएस सिस्टम विकसित करने का विचार कैसे आया। हम आपको बताते हैं। दरअसल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान ऊंची पहाड़ियों पर छिपकर बैठी पाकिस्तानी सेना भारतीय सैनिकों पर हमले कर रही थी। ऊंची पहाड़ियों पर छिपे दुश्मन के बंकरों में क्या हो रहा था, इसका पता लगाने के लिए भारत के पास कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं था। तब पाकिस्तानी सेना की लोकेशन जानने के लिए भारत ने अमेरिका से जीपीएस सिस्टम की मांग की थी, लेकिन अमेरिका ने भारत को जीपीएस सुविधा देने से इनकार कर दिया। इसी घटना के बाद तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने देसी जीपीएस सिस्टम विकसित करने का फैसला किया।
नेविगेशन सिस्टम को पूरी तरह से भारतीय तकनीक से विकसित करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने 7 नेविगेशन सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का फैसला किया था और आज 17 साल बाद भारत का देसी जीपीएस वाला सपना सच हो गया है। इस सपने के सच होने के साथ ही भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसके पास 100% क्षमता वाला नेविगेशन सिस्टम है। पहले नंबर पर अमेरिका है जिसके नेविगेशन सिस्टम का नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस है, जो 1978 से सक्रिय है। रूस ने 1982 में ग्लोनास नाम से अपना नेविगेशन सिस्टम शुरू किया था, जबकि यूरोपियन यूनियन का नेविगेशन सिस्टम गलीलियो 2019 तक पूरी तरह तैयार होगा। चीन का नेविगेशन सिस्टम बाइडू साल 2020 तक पूरी तरह काम करना शुरू करेगा और हिंदुस्तान का तैयार हो चुका है। खुद का नेविगेशन सिस्टम होना कितने काम की चीज होती है, इसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो आपको अब तक हो गया होगा, लेकिन इस बात का सही अंदाजा लगाने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि देसी जीपीएस से क्या क्या किया जा सकता है। देसी जीपीएस देश की सीमाओं पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखेगा। देसी जीपीएस के जरिए देश की सीमाओं पर होने वाली आतंकी घुसपैठ का पता लगाया जा सकता है। सियाचिन जैसे युद्ध क्षेत्र में सीमा पर देसी जीपीएस के जरिए नजर रखी जा सकती है। युद्ध के हालात में भारतीय सेना को दुश्मन सेना की सटीक लोकेशन पता लग जाएगी, लेकिन देसी जीपीएस सिर्फ दुश्मन देशों से ही देश की रक्षा करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की तैयारी करने में देसी जीपीएस मददगार बन जाएगा। सरकार ने 170 ऐसे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट तैयार की है जिसमें देसी जीपीएस की मदद ली जाएगी। गंगा सफाई मिशन में गंगा नदी के किनारों की मैपिंग करने में देसी जीपीएस से आंकड़े जुटाए जाएंगे। देश के प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति का आकलन करने में देसी जीपीएस मददगार होगा। जंगलों में लगने वाली आग की सूचना देने में देसी जीपीएस सक्षम होगा। सूखे से निपटने के लिए पानी के प्राकृतिक स्रोतों और भूजल से जुड़े आंकड़े भी देसी जीपीएस मुहैया करवाएगा। इसके अलावा देसी जीपीएस की मदद से मिले आंकड़ों के आधार पर सरकार शहरों के मास्टर प्लान तैयार करने की भी योजना बना रही है। हमें उम्मीद है कि अब आपको देसी जीपीएस की ताकत का ठीक तरह से अंदाजा हो गया होगा। खबरदार में अब हम आपको लंदन के मैडम तुसाड म्यूजियम में सेट हो चुके मोम के मोदी का फर्स्ट लुक दिखाएंगे। मैडम तुसाड म्यूजियम में दुनिया भर की तमाम बड़ी हस्तियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले ने भी जगह बना ली है। आज लंदन के तुसाड म्यूजियम में क्रीम कलर का कुर्ता और जैकेट पहने मोदी के मोम वाले पुतले का अनावरण किया गया। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता ने उन्हें मैडम तुसाद म्यूजियम में जगह दिलाई। 28 अप्रैल को उनका मोम का पुतला लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में लगा दिया गया। अब पीएम मोदी का वैक्स स्टैचू आम लोग भी देख पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुस्कान को सही तरह से पकड़ा जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती रही मैडम तुसाड्स के शिल्पकारों के लिए। और अब इनके पास प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल मेकअप टीम है जो रोज इनका टचअप करती है। और यहाँ ही नहीं, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर यानी 4 ऐसे वैक्स फिगर्स 28 अप्रैल से लोगों के लिए सेल्फी लेने के लिए मौजूद हैं। ये इनकी पॉपुलैरिटी को तो दर्शाता ही है, लेकिन भारत किस तरह से वर्ल्ड स्टेज पर पहुंच चुका है इसका भी प्रमाण है। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ देख के हमें इतना बहुत प्राउड फील हो रहा है कि I think he's one of the best prime ministers we've had, and India is going to really reach the heights. I'm sure about it. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले का मैडम तुसाद म्यूजियम की 4 शाखाओं में अनावरण किया गया। मैडम तुसाद म्यूजियम के स्टाफ के मुताबिक मोदी का पुतला बनाने में 3 से 4 महीने लगे। 4 पुतला बनाने में करीब 6 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुतला बनाने में सबसे कठिन उनकी सटीक मुस्कान बनाना रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कपड़ों का चयन करने और नमस्ते की मुद्रा बनवाने में अहम भूमिका निभाई। लंदन में मोदी का पुतला अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के करीब रखा गया है। We take around 300 photographs, maybe more actually, and we take 300 measurements. We use this device called calipers, which means that we can measure each part of the face exactly.
मैडम तुसाद म्यूजियम में दुनिया भर से मोदी का पुतला लगाने की मांग आ रही थी। We actually had a huge demand from our guests visiting the attraction, and I think with him being an emerging world leader and being pictured alongside the likes of even our British royal family, I think he was definitely a person that we wanted to introduce and deserves a place here at Madame Tussauds. 18 अप्रैल को पीएम मोदी के पुतले को लंदन से दिल्ली लाकर प्रधानमंत्री को दिखाया गया था। प्रधानमंत्री ने खुद पुतले का जायजा लिया था। उन्होंने मोम के मोदी के साथ तस्वीरें भी खिंचाई थी। भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पुतला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बीच देश का गौरव बढ़ाएगा। लंदन में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बिजनेस पार्क में भीषण आग लगी है। ये खबर अभी आ रही है। नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन के करीब एक इमारत की 10वीं मंजिल पर यह आग लगी है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की